नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। हमारे देश में अभी काफ़ी दिनों से एक शब्द आपने सुना होगा, अमृतकाल। मोदी जी अक्सर अपने भाषण में अमृतकाल कहते रहते हैं। इस अमृतकाल में सडनली अमृतकाल पीछे रह जाता है, एक अमृतपाल पैदा हो जाता है और खालिस्तान मूवमेंट जो कि 1980s में जनरल सिंह भिंडरवाले ने जो शुरू करा था, 84 में उसकी मौत हो जाती है। ऑपरेशन ब्लू स्टार, फिर इंदिरा गांधी की हत्या एंड इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिखों का कत्लेआम, दंगे फसाद, 84 के दंगे, ये सब कुछ हुआ। मतलब काफ़ी टाइम तक खालिस्तान मूवमेंट जो था वो एकदम छम पड़ गया था, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। लेकिन आपने देखा होगा पिछले साल यानी साल 2022 में जब पंजाब में इलेक्शन थे, कुमार विश्वास ने एक भविष्यवाणी करी थी या फिर ये कहें एक चेतावनी दी थी कि केजरीवाल जो है ना, उसकी मंशा है खालिस्तान का पीएम बनने की। और ये तो देश का बच्चा बच्चा जानता है कि आम आदमी पार्टी को फंडिंग, डोनेशन, चंदा कहाँ से आता है। एंड अब अगर आप पीछे पलट करके देखेंगे तो कुमार विश्वास की जो भविष्यवाणी थी या जो चेतावनी थी ना, वो एक सच बन चुकी है कि कैसे पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है एंड सडनली वहां पर खालिस्तान की डिमांड बढ़ने लगती है। एंड सडनली एक ऐसा इंसान जिसका किसी ने नाम तक नहीं सुना था, अमृतपाल सिंह करके, जो कि दुबई में काफी हैंडसम लौंडा बनकर घूमा करता था, बाल बाल कटे थे, सडनली वो केश बढ़ा लेता है, पगड़ी बांध लेता है और सिखों का लीडर बनकर के खुद को पंजाब का वारिस बोलना शुरू कर देता है। और अभी पिछले महीने की बात है, उसका अमृतपाल का कोई दोस्त यार, लवप्रीत करके कुछ नाम है, जो कि अजनाला पुलिस स्टेशन में शायद उसके खिलाफ एफआईआर वगैरह कुछ हुई थी या क्या हुआ था, तब आपने भी न्यूज़ में देखा होगा कि अजनाला पुलिस थाने पर हमला कर दिया था अमृतपाल और उसके समर्थकों ने, और काफ़ी पुलिस वाले इंजर्ड भी हुए थे। पुलिस वाले चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि अमृतपाल उसके लोगों के पास कुछ रिलीजियस बुक्स वगैरह थी। कहने का मतलब है कि पुलिस सरेंडर कर चुकी थी अमृतपाल के सामने और लोगों के जहन में वापस से वो 80s की बातें शायद जहन में आ गई होंगी, जब जनरल सिंह भिंडरवाले ने खालिस्तान मूवमेंट की पीपड़ी बजाना शुरू करी थी और उस समय उसने भी इंदिरा गांधी के खिलाफ अनाप शनाप बातें करी थी, टिप्पणियां करी थी, और अमृतपाल सिंह ने भी मोदी और शाह को मारने की बातें करी। ये अमृतपाल जो कि दुबई से आया और आते से ही खुद को पंजाब का वारिस बोलने लग गया और आनन फानन में पुलिस कहिए या सिस्टम कहिए, वो सरेंडर कर जाता है अमृतपाल के सामने। अमृतपाल सिंह का एक वीडियो मैंने देखा ट्विटर पर, जहां पर वो पंजाबी में कह रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो भागेगा नहीं। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से आप न्यूज में देख रहे होंगे कि कैसे बार बार खबरें आ रही हैं कि अमृतपाल भाग गया, भाग मिल्खा भाग की तर्ज पर भाग अमृतपाल भाग, या फिर ये कहें कि भाग खालिस्तानी भाग। ये अमृतपाल जो खुद को सिखों का मसीहा कह रहा था, पंजाब का वारिस कह रहा था चाहे कुछ भी हो जाए वो भागेगा नहीं। पुलिस चौकी पर हमला कर दिया था, लेकिन कैसे फटके फलावर हो गई और 9-2-11 हो गया है। वहीं कुछ लोग दबी जबान में कह रहे हैं कि भाई वो भागा नहीं है, वो कई लोग कह रहे हैं कि वो अरेस्ट हो चुका है। वहीं अमृतपाल की फैमिली को लग रहा है कि भैया उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, उसका एक फेक इनकाउंटर हो सकता है। अब सच क्या है ये तो हमें नहीं पता। सीआईडी का अभिजीत दया जो है वो काम पर लग चुके हैं। वहीं हमारे देश का इसरो कहिए, अमेरिका का नासा, इजराइल का मोसाद, सीआईए अमेरिका का, सब लग चुके हैं। कुछ तो गड़बड़ है दया, ये कुछ तो गड़बड़ है। ये अमृतपाल गया तो गया कहां? खैर, अमृतपाल का क्या होगा क्या नहीं ये तो आने वाले समय की बात है। लेकिन एक चीज जो हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए कि इधर पंजाब में आम आदमी पार्टी की एंट्री होती है, सडनली खालिस्तान मूवमेंट जो है एकदम पीक पर आ जाता है। यही नहीं, बीते कुछ दिन पहले की बात है जब ये दिल्ली में लाल किले पर ये दीप सिद्धू करके एक नेता जो था, पंजाब का एक्टर कहिए या खालिस्तान सपोर्टर, वो भी चढ़ गया था, झंडा वगैरह लहरा रहा था। फिर उसका मिस्टीरियस परिस्थिति में एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट कुछ नहीं था साहब, उसे मारा गया था। क्योंकि जहां तक कुछ मैंने डिटेल पता करी तो इनका कोई क्लब हाउस ऐप करके कोई ऐसा ग्रुप वगैरह था इन लोगों का, जिस ग्रुप का एडमिन या हेड था वो दीप सिद्धू, और उस दीप सिद्धू से इस अमृतपाल की बातचीत होती रही, नजदीकियां बढ़ती रही। लेकिन वहां पर सुनने में आया कि दीप सिद्धू ने इसको ब्लॉक कर दिया था या फिर इसको अलाउ नहीं करते थे बोलने का, क्योंकि ये बार बार खालिस्तान बनाने की डिमांड करा करता था कि इन्हें इंडिया में भी नहीं रहना, पाकिस्तान में भी नहीं जाना, इन्हें बीच में खालिस्तान बनाना है। और शायद यही बातें दीप सिद्धू को शायद पसंद नहीं आती थी। एंड सडनली उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर उसके तख्त का या उसकी गद्दी का या फिर ये कहें कि उसके जाने के बाद जो जगह खाली हुई थी वहां पर अमृतपाल ने खुद को बिठा लिया। अब ये सारी बातें मीडिया रिपोर्ट्स और जो मैंने रिसर्च करी उसके आधार पर मैं कह रहा हूं। यहाँ पर जो भी मैं कह रहा हूं वो सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। आप चाहे तो गूगल खुद कर लीजिएगा या फिर तमाम मीडिया आर्टिकल्स वगैरह आप पढ़ सकते हैं कि अमृतपाल का इंडिया में प्रवेश कैसे हुआ और दीप सिद्धू का एक्सीडेंट हुआ था किसान आंदोलन के टाइम पर। अच्छा हाँ, किसान आंदोलन के टाइम पर राजदीप सरदेसाई ने एक फेक ट्वीट करा था, एक फेक न्यूज फैलाई थी कि पुलिस की गोली से एक मारा गया इंसान, जबकि वो ट्रैक्टर पलट गया था खुद ही स्टंटबाजी के चक्कर में। लेकिन जब उस राजदीप सरदेसाई के फेक ट्वीट के ऊपर कुछ एक्शन हुए तो जितने भी जर्नलिस्ट हैं सब लोग मतलब उसके सपोर्ट में कूद
पड़े। लेकिन बिहार का एक मनीष कश्यप करके है, जिसके ऊपर बिहार सरकार ने काफ़ी सारे केसेस लगा दिए हैं, कोई भी जर्नलिस्ट उसके सपोर्ट में नहीं कूदा है। अर्नब गोस्वामी को पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है, कंगना का घर तोड़ देती है, सबके मुंह में दही जम जाता है। लेकिन सर्टिफाइड लायर या सर्टिफाइड फेक न्यूज़ फैलाने वाला राजदीप सरदेसाई कुछ भी मनगढ़ंत ट्वीट कर देता है। जब उसके खिलाफ एक्शन होता है तो सारे जर्नलिस्ट बोलते हैं लोकतंत्र मर गया, लोकतंत्र खतरे में आ गया। लेकिन बिहार में जो मनीष है उसके सपोर्ट में कोई भी पत्रकार नहीं आया। खैर, ये मनीष कश्यप वाला जो पॉइंट है ये तो ऑफ टॉपिक यहाँ पर फ्लो में आ गया है। लेकिन जो एक एंगल है ना, वो एंगल ये कि फेक न्यूज़ वाला, मतलब राजदीप सरदेसाई ने किसान आंदोलन के टाइम पर इनफैक्ट बहुत सारे तथाकथित बुद्धिजीवी सच्चे पत्रकार, उन सब लोगों ने वो खालिस्तानी मूवमेंट को किसान आंदोलन का नाम दे दिया था, जबकि किसानों का कहीं कोई लेना देना था नहीं। बाद में योगेंद्र यादव भी आया था, उसने कहा था ये आंदोलन तो यूपी चुनाव के लिए एक जमीन तैयार करने के लिए था। तो किसान आंदोलन को खालिस्तानी समर्थकों ने हाईजैक कर लिया और उसी टाइम से पंजाब के अंदर जगह जगह खालिस्तान खालिस्तान की पीपड़ी बजने लग गई। और बाद में पंजाब की जनता ने एक मौका दे दिया कॉमेडियन को। पहले उस कॉमेडियन के राज में सिद्धू मूसावाला मारा गया और अब अमृतपाल नाम का ये खालिस्तानी पैदा हो गया। ये तो गनीमत है कि सेंट्रल एजेंसीज, अमित शाह और जो सीआरपीएफ वगैरह हैं, इन्होंने मोर्चा संभाल लिया। अदरवाइज जैसे फरवरी के महीने में अमृतपाल के लोगों ने पुलिस वालों को पीट के रख दिया था, वो यहाँ पर भी पीट के रख देते। लेकिन सेंट्रल की एजेंसीज आ गई थी, सेंट्रल का फोर्स आ गया था, जिस वजह से ये अमृतपाल जो है भागा फिर रहा, भाग खालिस्तानी भाग वाले मोड में अमृतपाल आ गया है। आया था बड़ी बड़ी बातें करके, पुलिस से नहीं डरता, पुलिस को पीट डालेगा, वो भागेगा नहीं। लेकिन जैसे ही सेंट्रल का फोर्स आया, अमृतपाल 9-2-11 हो गया। अब आपका क्या मानना है इन सारी बातों के बारे में? क्या आपको लगता है कि अमृतपाल जो है वो फरार हो गया है, भाग गया है, या फिर वो पुलिस की कस्टडी में है, या फिर उसका इनकाउंटर हो चुका है? और न सिर्फ पंजाब बल्कि यूके कहिए, ऑस्ट्रेलिया कहिए, जगह जगह खालिस्तान की पीपड़ी बज रही है। एंड डेफिनेटली इसमें सोरोस का और जो फॉरेन में जो बैठे हैं इन लोगों के आका, उनका डेफिनेटली हाथ है, क्योंकि बड़े बड़े जो ब्लू टिक वाले हैं वो रिहाना वगैरह से अप्रोच कर रहे हैं। आपको याद होगा ना, किसान आंदोलन के टाइम पर भी मियां खलीफा, ग्रेटा, रिहाना, इन सब से ट्वीट करवाए गए थे। और हमारे देश का जो विपक्ष है या फिर जो विपक्षी मीडिया है, कैसे उन लोगों ने कहा कि देखो रिहाना को भारत की फिक्र है, किसानों की फिक्र है, घंटा फिक्र है बे, पैसा लेके ट्वीट करवाए थे वो लोग। लो कल्लो बात भैया, हमारे देश की किसानों की फिक्र हमारे देश के लोगों से ज्यादा रिहाना और मियां खलीफा को होने लग गई। वाह! और ये लोग चाहते हैं कि हम उनके इस नैरेटिव पर यकीन कर लें। कभी हंगर इंडेक्स कहिए, कभी हैप्पीनेस इंडेक्स कहिए, पाकिस्तान, श्रीलंका क्या हालत है, ईरान, यही नहीं वो युगांडा, यूक्रेन जो कि युद्ध की आग में जल रहा है, लेकिन हैप्पीनेस इंडेक्स में यूक्रेन के लोग इंडिया से ज्यादा खुश हैं। वो श्रीलंका जहां पर हमारा मुल्क खाने पीने की चीजें भेज रहा है, वो श्रीलंका हैप्पीनेस इंडेक्स में हमसे ऊपर है। तो ये जो वेस्टर्न मीडिया, फॉरेन एजेंसीज और ये जो रिहाना जैसे लोग हैं, ये कैसे भारत के खिलाफ एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं। फिर हमारे देश के जो गद्दार हैं वो उस नैरेटिव, जैसे कि कांग्रेस पार्टी, वो फर्जी हंगर इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स के ऊपर ट्वीट करने लगते हैं, बताओ देश कहाँ है। अरे तो मतलब आप देखिए कि कैसे फॉरेन में बैठे सोरोस जैसे लोग हमारे देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और उनका भर भर के साथ देता है हमारे देश का विपक्ष, हमारे देश के लिब्रांडू, और खुद को सच्चा पत्रकार बोलने वाले वो रवीश कहिए या वो लवडे का फैक्ट चेकर राणा या फिर राजदीप सरदेसाई, जो खुद फेक न्यूज़ फैलाते रहते हैं लेकिन दुनिया को ज्ञान देते हैं रवीश कुमार जैसे लोग कि फेक सूत्रों से सावधान। ये रवीश कुमार है ना जिसने कहा था LIC बिक गई, SBI बिक गई, ये हो गया, वो हो गया। कब हो गया भाई साहब? ये रवीश कुमार खुद को पत्रकार बोलता है। अगर पत्रकार बोलता है तो इसको तो पता होना चाहिए कि 2006 में मुंबई का एयरपोर्ट GVK को दिया गया था, दिल्ली का एयरपोर्ट GMR को दिया गया था कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर संभालने के लिए, मैनेज करने के लिए। तब तो कांग्रेस की सरकार थी, तब तो रवीश कुमार ने कभी नहीं बोला होगा कि भाई देश बिक गया, एयरपोर्ट बिक गए। लेकिन कैसे ये लोग एकदम नादान बच्चे की तरह बिहेव करने लग गए। जैसे बच्चा नहीं होता है, जब रोता है तो माँ बाप उसको थाली रख देते हैं, चंदा मामा पानी में दिखा देते हैं, बच्चा समझता है हाँ चंदा मामा को उसने पकड़ लिया, या लग जाती है तो बच्चे को बहलाते नहीं कि चींटी मर गई, चींटी मर गई। उसी तरह से ये सो कॉल्ड सच्चे पत्रकार राहुल गांधी के ऐसे गुलाम हो चुके हैं कि राहुल गांधी कुछ भी कहते तो ये अनुभवी पत्रकार, ये एक्सपर्ट पत्रकार वही राग अलापने लगते हैं, डेमोक्रेसी खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में, किसानों की फिक्र नहीं है। देखो रिहाना को किसानों की कितनी फिक्र है। हाँ सही बात है, रिहाना तो बहुत सारे खेत जोत के आई है ना। हाँ मियां खलीफा जोत के जरूर आई है, लेकिन खेत नहीं, कुछ और जोत के आई है वो मियां खलीफा। तो ऐसे लोगों को, भारत के लोगों की क्या ही फिक्र होगी। उन्हें आप पैसा दो, वो किसी के फेवर में ट्वीट कर देंगे, और ऐसे लोगों से
से हमारे देश के जो लोग हैं वो ट्वीट करते हैं, उनसे फरियाद करते हैं कि पंजाब में इंटरनेट बंद है, ये बंद है। मतलब इंटरनेट बंद क्यों है भाई साहब? ताकि अफवाहें ना फैले, ताकि पैनिक ना हो। लेकिन आप देखें भाई, ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा। वाह वाह वाह। जब कंगना का घर टूटा तब कोई ह्यूमन राइट का वायलेशन नहीं था, जब अर्नब को अरेस्ट कर लिया तब कोई ह्यूमन राइट का वायलेशन नहीं था। लेकिन उमर खालिद जैसे लोग जो जेल में पड़े हैं हेट स्पीच देने के चक्कर में, उनके ह्यूमन राइट्स होते हैं। कमलेश तिवारी का सर काट दिया गया, उदयपुर में कन्हैया लाल जी का सर काट दिया गया, तब किसी ने नहीं बोला कि भैया उनके भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उनके भी ह्यूमन राइट्स है। या फिर नुपुर शर्मा जिसको घर के अंदर बंद होकर के रहना पड़ रहा है, उसके ह्यूमन राइट्स का क्या? तो आप यही देख लीजिए कि ह्यूमन राइट्स की पीपड़ी बजाने वाले कैसे वन साइडेड नैरेटिव चलाते हैं। एक इंसान जिसका गला काट दिया गया, उसका कोई ह्यूमन राइट नहीं है, लेकिन एक इंसान जो भारत के टुकड़े करना चाहता है, मोदी की कब्र खोदना चाहता है, जो जेल के अंदर बंद है दंगा फैलाने के जुर्म में, उसके ह्यूमन राइट्स की बहुत ज़्यादा पड़ी है। कभी कन्हैया लाल जी के फैमिली का क्या होगा, उनके ह्यूमन राइट्स का किसी ने सोचा? नहीं, वहाँ नहीं सोचा जाएगा। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ रहमानी जैसे लोग, ओवैसी जैसे लोग, मुनव्वर फारूकी जैसे लोग, जो आए दिन हिंदू धर्म का, सनातन संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो सेलिब्रिटी बन जाते हैं। नुपुर शर्मा कुछ बोल दे या कमलेश तिवारी कुछ बोल दे तो भाई साहब सीधा गला कट जाता है। उसके बाद रिहाना और ये तमाम लोग ट्वीट करते फिरते हैं कि भारत का मुसलमान खतरे में है, इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है। भाई साहब, इंडिया में जो सरकार है वो चुनाव में जीत करके आई हुई सरकार है, बंदूक की नोक पर यहाँ पर तानाशाही नहीं है। लेकिन राहुल गांधी कहता है कि डेमोक्रेसी नहीं है, तो सब कहने लगते हैं डेमोक्रेसी नहीं है। वाह, अगर डेमोक्रेसी नहीं है तो तुम्हारी सरकारें छत्तीसगढ़ और राजस्थान में क्या कर रही हैं? आपकी जो सरकारें हैं वो डेमोक्रेटिक तरीके से चुन के आई हैं या फिर वो बंदूक के दम पर वहां पर सरकार स्थापित कर चुकी है? मतलब आप देख लीजिए कैसे दोगले लोग हैं राहुल गांधी या फिर जितना भी वेस्टर्न मीडिया है। और इन्हीं वेस्टर्न मीडिया या इन्हीं सोरोस के टुकड़ों पर पलने वाले खालिस्तानी हमारे देश में फिर से दंगा फसाद पैदा करना चाहते हैं। मतलब क्या है कि जब आप सीधे तरीके से सत्ता पर काबिज नहीं हो सकते तो पहले अडानी को टारगेट करा, हमें इकोनॉमिक तरीके से तोड़ने की कोशिश करी, जब वहां फेल हो गए तो खालिस्तानी टटपुंजियों को खड़ा कर दिया कि जाओ दंगा फसाद करो। जो शांति का या जो नॉर्मल सा माहौल चल रहा है हमारे देश के अंदर, उससे कहीं ना कहीं खराब कर दिया जाए, सिचुएशन को बद से बदतर बना दिया जाए। फिर ऐसे माहौल में राहुल गांधी को मसीहा के रूप में पोर्ट्रे कर देंगे ये लोग। तो ये षड्यंत्र बाहर से सोरोस एंड कंपनी रच रही है और ये अमृतपाल तो एक मोहरा है, सीधी सी बात है। आपका क्या मानना है इन तमाम बातों के बारे में? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको भी लाइक कीजिएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।